करियर विदास चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं शुतोष श्रीवास्तव आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ दोस्तों, जो कि बजट 2022-23 के डिस्कशन से संबंधित है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बजट के महत्वपूर्ण बिंदु जो यूपी पीसीएस की परीक्षा, आरओ की परीक्षा और लेखपाल और अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश करूंगा, जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो बनाने का मोटिवेशन मेरे को प्राप्त होता रहे। दोस्तों देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे मैंने प्रस्तुत किया है केंद्रीय बजट 2022-23। ठीक है दोस्तों, तो 2022-23 क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल से दोस्तों आपका वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है 2022 से, और हो रहा है आपका 31 मार्च 2023 तक चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो 31 मार्च 2023 तक चलेगा, इसलिए यहाँ का 22 और यहाँ का 23, तो 22-23 हो गया। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं, हमारे निर्मला सीतारमण साहब जो हमारी क्या है वित्त मंत्री, उन्होंने बजट पेश किया, 1 फरवरी को पेश किया संसद में, और ये 22-23 का बजट था। ठीक है, अब हम लोग केवल महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे दोस्तों। राजकोषीय प्रबंधन देख लेते हैं। राजकोषीय प्रबंधन में सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज़ है कि बजट कितने का है। तो कुल बजट आपका कुल है 39.45 लाख करोड़ रुपए का आपका बजट है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप आ जाते हैं, चालू वित्त वर्ष में आपका जो राजकोषीय घाटा है वो कितना रहा दोस्तों, वो आपका जीडीपी का 6.9% रहा। ठीक है दोस्तों, मतलब 2021-22 में आपका जो क्या रहा, फिजिकल डेफिसिट 6.9% था, और जो 22-23 में अनुमानित है वो कितना है दोस्तों, 6.4%। ठीक है, तो महत्वपूर्ण चीज़ है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद बजट की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। हम लोग क्या है दोस्तों, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और अमृत महोत्सव में 21-22 में क्या कहा गया, भारत की आर्थिक समृद्धि 9.2% अनुमानित की गई है। ठीक है दोस्तों, मतलब जीडीपी जो हमारी रहेगी वो कितना परसेंट रहेगी, वो 9.2% रहेगी। इसके बाद दोस्तों 14 क्षेत्रों में पीएलआई स्कीम, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना लॉन्च की गई है। इसमें दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है 60 लाख नए रोजगार का सृजन होगा। क्लियर हो गई बात दोस्तों, और 30 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त उत्पादन बढ़ाने की क्षमता है इसमें। तो पीएलआई स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं लिख दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट, आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। इसके बाद दोस्तों आपको पता होगा, देश आज़ादी के अमृत महोत्सव को मना रहा है, और मनाते हुए अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। और जब भारत 100 वर्ष तक पहुंचेगा आज़ादी के, तो हम लोग का ये अमृत काल कंप्लीट होगा। ठीक है, तो भारत एट 100 पर जब हम लोग पहुंचेंगे तो हमारा अमृत काल, ये 75 साल आज़ादी से लेकर 100 साल की आज़ादी के बीच के टाइम को अमृत काल कहा जा रहा है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका भारत एट 100 दृष्टिकोण का निर्धारण प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2021 के अवसर पर किया था। ठीक है दोस्तों, मतलब कहने का ये है कि अमृत काल जो मनाया जाएगा, या अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, वो प्रधानमंत्री साहब की इनिशिएटिव पर 15 अगस्त 2021 को चालू किया गया था। इसके बाद दोस्तों बजट में 4 प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। पहला दोस्तों पीएम गति शक्ति योजना, समेकित विकास, उत्पाद संवर्धन एवं निवेश, उदयमान अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्य योजना। फिर आपका चौथा है निवेश का वित्त पोषण। तो ये दोस्तों आपका जो यूपी पीसीएस के छात्र हैं, और आरओ के छात्र हैं दोस्तों, और लेखपाल के छात्र, इन सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चारों याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों पीएम गति शक्ति योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बार के एग्जाम्स के लिए दोस्तों। इसमें बढ़ावा देने वाले 7 क्षेत्र कारक हैं इसमें: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना। ठीक है दोस्तों, तो ये 7 रट लीजिए दोस्तों, ये निश्चित रूप से एग्जाम में आपका पूछा जाएगा। इसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में वर्ष 2022-23 में 25,000 किलोमीटर का निर्माण किया जाएगा। क्लियर हो गई बात दोस्तों। इसके बाद आ जाइए, अब राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में विस्तार के लिए 20,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। क्लियर हो गई बात। इसके बाद दोस्तों स्थानीय व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद जो है ये भी प्रारंभ किया गया है, ये भी संकल्पना स्टार्ट की गई है दोस्तों। एक स्टेशन एक उत्पाद, और इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले साल तक एक जिला एक उत्पाद दोस्तों। ठीक है, तो इस बार के लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, विश्वस्तरीय स्वदेशी प्रौद्योगिकी कवच के तहत, मतलब रेल मार्ग नेटवर्क में 2000 किलोमीटर को जोड़ा जाएगा। इसका मतलब आप समझिए, स्वदेशी प्रौद्योगिकी कवच क्या है, रेल एक्सीडेंट जो होते हैं इतना ज़्यादा, उसको बचाने के लिए भारत ने स्वदेशी तकनीक विकसित की है, जिसको कवच नाम दिया गया है। ये भी एग्जाम के लिए
महत्वपूर्ण है दोस्तों, मैं आपको बता दिया। इसके बाद दोस्तों अगले 3 साल के दौरान 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और निर्माण होगा। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगले 3 साल के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के लिए 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। इसका मतलब क्या है, 3 साल के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के लिए 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। इसका मतलब क्या समझिए, अवसंरचना विकास से संबंधित है। तो पोर्ट के जो टर्मिनल है दोस्तों, वहाँ पे दोस्तों 100 ऐसे टर्मिनल विकसित किए जाएंगे जो क्या करेंगे, जो फास्ट डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। इसके बाद आ जाइए दोस्तों, राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पीपीपी मॉडल में लाया जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा दोस्तों, 22-23 में 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजनाओं के लिए कॉन्ट्रैक्ट प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देश भर में रसायन मुक्त कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। शुरू में क्या कहा जाएगा, गंगा नदी से सटे 5 किलोमीटर की चौड़ाई तक के गलियारे वाले किसानों की ज़मीनों पर शुरू में ध्यान दिया जाएगा, ठीक है, कि वो रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा दें। इसके बाद दोस्तों फसलों के आकलन, भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, किसानों के लिए ध्यान रखिएगा, आप लोग कृषि निबंध में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों वर्ष 2030 तक के लिए सौर विद्युत का 280 गीगावाट लक्ष्य हासिल करने तथा उच्च दक्षता के सौर मॉड्यूल्स के निर्माण एवं पीएलआई हेतु 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। क्लियर हो गई बात। इसके बाद 5 से 7% बायोमास पैलेट्स ताप विद्युत संयंत्रों में जलाए जाएंगे, जिससे क्या होगा, 38 MMT कार्बन डाइऑक्साइड की बचत होगी। समझिए दोस्तों बायोमास पैलेट्स क्या है दोस्तों, ताप विद्युत संयंत्रों में, थर्मल पावर प्लांट्स में कोयले का उपयोग होता है दोस्तों। तो कोयले की जगह जितना कोयला यूज़ होता था उसमें जो है 5 से 7% कोयले की बजाय जो है बायोमास पैलेट्स जो है वो जलाए जाएंगे, जो क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है कोयले के दहन से उसको वो कम करेंगे। कितना कम होगा, 38 MMT। ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। इसके बाद 22-23 में पूंजीगत व्यय के लिए परिव्यय 35.4% बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ रुपए किया गया। ठीक है, 22-23 में पूंजीगत परिव्यय सकल घरेलू उत्पाद का 2.9% रहेगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, ठीक है, क्लियर हो गई बात। इसके बाद आगे आ जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समय पर निपटान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र की स्थापना की जाएगी। मतलब आप समझिए भारत जो है आपका अनुच्छेद 51 को जो है यहाँ पे भी क्या कर रहा है, पूर्णतः पालन कर रहा है, जिसमें उसमें क्या है, उसमें एक शब्द है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण मध्यस्थता से समाधान भारत करवाएगा। ठीक है दोस्तों, ये राज्य का निदेशक सिद्धांत है, उसी के तहत जो है इसकी स्थापना की जा रही। इसके बाद दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक क्या करेगा, आपने नाम सुना होगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का और आपने नाम सुना होगा बिटकॉइन का। तो डिजिटल करेंसी भारत का रिजर्व बैंक जो है वो लॉन्च करेगा 2022-23 में, अपनी डिजिटल करेंसी होगी। अर्थव्यवस्था में समग्र प्रोत्साहन हेतु राज्यों को सहायता के लिए 2022-23 में 1 लाख करोड़ रुपए का क्या किया जाएगा, आवंटन अतिरिक्त किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 22-23 में राज्यों को जीएसडीपी, ठीक है दोस्तों, जीडीपी केंद्र का, जीएसडीपी राज्य का, के 4% का वित्तीय घाटे की अनुमति होगी। मतलब राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट राज्यों का 4% ऑफ जीएसडीपी हो सकता है, जिसमें 0.5% जो होगा वो विद्युत क्षेत्र सुधारों में उपयोग किया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाँ, अब एक बार क्वेश्चन यहाँ और बनता है दोस्तों, 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश कितनी की है, 41% राज्यों को देने के लिए कि 42%, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आ जाइए, उसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट हम लोग कर रहे थे, ये सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर भुगतान को 18.5% से घटाकर 15% किया गया। क्लियर हो गई बात, इंपॉर्टेंट है। उन सहकारी समितियों के लिए अधिभार मौजूदा दर को 12% से घटाकर 7% किया गया। राज्य सरकार के कर्मचारियों के एनपीएस खाते में नियोक्ता के अंशदान पर कर कटौती की सीमा को 10% से बढ़ाकर 14% करने का प्रस्ताव। ठीक है दोस्तों,
क्लियर हो गई बात। मतलब जो केंद्र के कर्मचारी जितना पाते हैं उतना ही राज्यों को भी राहत मिलेगी, राज्य कर्मचारियों को भी एनपीएस में। कर प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए पात्र स्टार्टअप के निगमन की अवधि को 1 साल बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक करने का प्रस्ताव। इसका मतलब आप समझ लीजिए दोस्तों कि जो 31 मार्च 2023 तक स्टार्टअप खुलेंगे, स्थापित होंगे, उनको क्या होगा, उनको कर में छूट मिलेगी कुल मिला के। ठीक है, इस स्पष्ट हो गई बात। गैर मिश्रित ईंधन पर 1 अक्टूबर 2022 से प्रति 2 लीटर 2 रुपये का अतिरिक्त विभेदक उत्पाद शुल्क लगेगा। क्लियर हो गई बात। क्यों लगाया जा रहा है दोस्तों गैर मिश्रित ईंधन पर? ताकि आप ईंधन में मिश्रण कीजिए किसका? जैव ईंधन का मिश्रण कीजिए। ठीक है, ताकि ईंधन के मिश्रण को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण का बात है ना। ठीक है, रुपया कहाँ से आता है और कहाँ से जाता है, ये बहुत आता है दोस्तों आरओ की परीक्षा में और अन्य परीक्षाओं में। देखिए मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सबसे ज़्यादा जो पैसा आता है वो उधार और अन्य देयताओं से। समझिए, देखिए कितना, 100 रुपये में 100 पैसे में 35 पैसा उधार और अन्य देयताएं से आता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट है आपका जीएसटी से वस्तु और सेवा कर कितना आता है? 16 पैसे आता है। इसके बाद दोस्तों आयकर और निगम कर समान है, 15 पैसे। तो ये आप देखिए मैंने आपको तीसरा ही दोनों को लिखा है। ठीक है, और यहाँ बना भी दिया दोस्तों, जीएसटी आयकर और निगम कर बराबर। अब कहाँ जाता है दोस्तों? सबसे पहले देख लीजिए, सबसे पहले जो आपका आता है दोस्तों फर्स्ट, ब्याज अदायगी में सबसे ज़्यादा पैसा जाता है, कितना? 100 में 20 पैसा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों दूसरा, करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा जो वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्यों को हिस्सा जाता है वो कितना जाता है? 100 में 17 पैसे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों कितना? केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में 100 में 15 पैसे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका वित्त आयोग और अन्य अंतरण 10 पैसा जाता है 100 में से। ठीक है, तो ये आपका महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। बजट के साथ में कुछ नहीं आपको इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, कितने का आपका बजट है? 34 दशमलव कितने का बजट है? 34.5 लाख करोड़ रुपए का ये आपका बजट है, ये इंपॉर्टेंट याद रखिए। और राजकोषीय घाटा कितना है दोस्तों आपकी बार का? 6.4%। और पिछले साल का कितना था दोस्तों? संशोधित अनुमान 6.9%। बस इतना याद रखिए, कुछ नहीं करना है। इसके आगे दोस्तों हाँ यहाँ पे देख लीजिए, चार्ट के फॉर्म में प्रदर्शित किया है जीडीपी के परसेंटेज में घाटा। देखिए मैंने आपको गोला करके भी बता दिया है बॉक्स में, 6.9% आपका पिछले वित्तीय वर्ष का है 2021-22 का संशोधित अनुमान, और 6.4% दोस्तों आपका क्या है 2022-23 का। ठीक है, बजट अनुमान। इसके बाद दोस्तों आप देखिए कर प्राप्तियों में रुझान, कर कभी कभी पूछ लेता दोस्तों, टैक्स बाय जीडीपी रेशियो कितना है। ठीक है, तो कर प्राप्तियां कितनी हैं? तो सकल कर राजस्व जो है पिछले साल 2021-22 में कितना था? 10.8% जीडीपी का, और अब की बार 2022-23 में कितना प्रोजेक्टेड है? 10.7%। ठीक है, क्लियर हो गई बात। इसके बाद दोस्तों देखते हैं रेल बजट एक नज़र में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, मेन चीज़ केंद्र सरकार का व्यय बजट कितने का बजट है भैया? 39,44,909 करोड़ रुपए का, मतलब 39.45 लाख करोड़ रुपए। आप लोग याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है दोस्तों, लेखपाल के लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है दोस्तों, इसके बाद अमृत काल में हम लोग घुस चुके हैं। 75 से लेकर 100 वर्ष तक अवधि के लिए ये लक्ष्य है। पहला लक्ष्य क्या है? वृद्धि और समावेशी कल्याण पर फोकस करेंगे, तकनीकी समर्थ विकास, ऊर्जा संक्रमण, जलवायु संबंधी गतिविधि को बढ़ाएंगे, निजी निवेश, सार्वजनिक पूंजी निवेश से क्राउड से वर्चुअल तक हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, 4 प्राथमिकताएं वही हैं, गति शक्ति, समावेशी विकास, निवेश के लिए वित्त पोषण और उत्पादकता में निवेश, उदयमान अवसर, ऊर्जा संक्रमण, जलवायु संबंधी गतिविधियां। ठीक है, स्वास्थ्य देख लेते हैं, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य परिवेश तैयार होगा। ठीक है, क्वालिटी काउंसलिंग के लिए नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एकीकृत ढांचा स्वास्थ्य का, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 शुरू किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी में अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों स्वास्थ्य का, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों पर्वतमाला राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम, ये भी हम लोग देख चुके हैं। 22-23 में 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजनाओं के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे।
ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? पारंपरिक सड़कों का स्थायी विकल्प, कनेक्टिविटी में सुधार, यात्रियों के लिए सुविधा, भीड़ भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा और पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। अब इसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों। अब उत्पादकता में सुधार व निवेश, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ। कंपनियों को स्वैच्छिक तौर पर बंद करने की सुविधा के लिए सीपैस की स्थापना। मतलब क्या है सीपैस? बेसिकली क्या है, अगर कोई कॉरपोरेट कंपनी है उसको बंद होना है तो उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया जिसको सीपैस नाम दिया गया है। ठीक है, एवीसीजी। ठीक है, अब आपका क्या है दोस्तों? एवीसीजी। एवीसीजी आपका जो है ऑडियो विजुअल गेमिंग और कैमरा, ये चार चीज़ें जो हैं दोस्तों, इसको बढ़ावा देने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो एवीसीजी इसको नाम दिया गया है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 5G को पीएलआई योजना का समर्थन प्रदान किया गया है। क्लियर हो गई बात दोस्तों? चिप लगे पासपोर्ट जारी होंगे। ठीक है, भवन निर्माण नियमों का आधुनिकीकरण होगा, शहरी नियोजन योजनाओं का कार्यान्वयन और ट्रांजिट केंद्रित विकास। शहरी नियोजन में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की जाएगी। अब शहरी क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के विकल्प के तौर पर बैटरी अदला बदली नीति को लागू किया गया है। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, क्लियर हो गई बात? इसके बाद दोस्तों पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल पीएम डिवाइन। दोस्तों ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री साहब की जो विकास पहल है वो कौन सी है? पीएम डिवाइन। क्लियर हो गई बात दोस्तों? तो पीएम डिवाइन क्या है? पूर्वोत्तर के लिए। अब ये क्या है? बेसिकली देखिए, बुनियादी ढांचा और सामाजिक विकास परियोजना का वित्त पोषण है। 1500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। युवा और महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियां, विभिन्न क्षेत्रों में अंतराल को बांटना। क्लियर हो गई बात दोस्तों? इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे सार्वभौमिक शिक्षा के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय। ठीक है, अब उसके बाद ड्रोन एज ए सर्विस के लिए ड्रोन शक्ति की सुविधा। उसके बाद देश स्टैक ई पोर्टल की शुरुआत। इसका मतलब आप समझिए, कौशल और आजीविका के लिए डिजिटल परिवेश। ठीक है, ये आपका देश स्टैक है। 1 क्लास 1 टीवी, ये दोस्तों पीएम ई विद्या परियोजना है। ठीक है, कौन सी परियोजना है? पीएम ई विद्या। मैं लिख दे रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे, पीएम ई विद्या परियोजना जो है वो आपकी 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम का 12 से 200 टीवी तक विस्तार किया गया। पहले कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के लिए 12 चैनल थे, अभी क्या किया गया? 200 चैनल तक विस्तार कर दिया गया इसका। ठीक है, तो सब सारी कक्षाओं के लिए अलग बहुत सारे चैनल अब अवेलेबल हैं। मातृभाषा में सुविधा क्षेत्रीय क्षेत्रों में दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों गणित और विज्ञान में 750 वर्चुअल लैब, उपयुक्त शैक्षणिक माहौल के लिए 75 कौशल ई प्रयोगशालाएँ। ठीक है, क्लियर हो गई बात? इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं थर्मल पावर स्टेशनों में 5 से 7% बायोमास पैलेट को जलाने का प्रस्ताव। इसके बाद दोस्तों कोल गैसीकरण और कोयले को रसायन में बदलने के लिए 4 प्रमुख परियोजनाएं। एमएसएमई को गति देने के लिए एक प्रावधान भी किया गया है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों। पीएम गति शक्ति फिर से देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है डिटेल में। 2022-23 में 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरा किया जाएगा। यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, ओपन सोर्स मोबिलिटी स्टैक, डाक और रेल नेटवर्क का एकीकरण किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक स्टेशन एक उत्पाद नीति, 400 वंदे भारत ट्रेनें। ठीक है, शहरी परिवहन और रेलवे स्टेशनों के बीच मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, राष्ट्रीय रोपवे विकास परियोजना। ठीक है, बुनियादी ढांचा और परियोजनाओं में क्षमता निर्माण। क्लियर हो गई बात? ये आप समझिए, पीएम गति शक्ति जो है ये निबंध के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आंसर राइटिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यूपी पीसीएस और आरओ के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विश्व स्तरीय आधुनिक बुनियादी ढांचा के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान है ये। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, राज्यों को जीएसडीपी का 4% की फिस्कल डेफिसिट की अनुमति है। अर्थव्यवस्था के समग्र निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों को अतिरिक्त 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ठीक है, आरबीआई डिजिटल करेंसी लागू करेगा। ठीक है, संसाधन जुटाने के लिए ग्रीन बॉन्ड। 22-23 के लिए समावेशी कल्याण पर भी फोकस किया गया है। हर घर नल से जल के लिए 3.8 करोड़ परिवार हैं। पीएम आवास योजना के अंतर्गत 80 लाख को मकान मिलेगा। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के लिए पिछड़े ब्लॉकों का विकास किया जाएगा। अब देखिए, उत्तरी सीमा जो भारत की है उसको, उसके गाँव को डेवलप करने के लिए क्या किया गया है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समझिएगा। सभी डाकघरों का डिजिटल कार्य प्रणाली। उसके बाद अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ खोली जाएगी। ये समावेशी विकास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद आ जाइए उत्पादकता संवर्धन एवं निवेश। भू दस्तावेजों के आईटी आधारित प्रबंधन के लिए यूनिक लैंड
पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसके बाद दोस्तों कंपनियों के स्वैच्छिक समापन के लिए सी पैक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ABCG प्रोत्साहन कार्यक्रम कार्यबल, ठीक है। PLI स्कीम के अंतर्गत 5G को समर्थन दिया गया है। उद्योग स्टार्टअप एकेडमिशिया के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास का प्रारंभ। चिप युक्त पासपोर्ट दिया जाएगा। शहरी नियोजन के लिए उत्कृष्टता केंद्र। शहरी क्षेत्रों में अब चार्जिंग स्टेशन को हम लोग क्या करेंगे, विकल्प के रूप में बैटरी स्वैपिंग नीति को लागू कर रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, इसमें देख लीजिए प्रमुख योजनाओं पर परिव्यय दिया गया है। तो देखिए एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों सबसे ज़्यादा किस पे किया गया है, तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। सबसे ज़्यादा दोस्तों मनरेगा पर व्यय है। इसके बाद दोस्तों PM किसान पर व्यय है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका है जल जीवन पर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसको याद कर लीजिए। ये आपका सम्मिलित करने के लिए आता है। RO में और PCS और लेखपाल सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आवंटन आपको मिल भी जाएगा। यहाँ पे जल जीवन मिशन का आवंटन है। देखिए मैंने सब अंडरलाइन कर दिया है, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आपका बजट। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि मोटिवेशन मेरा बना रहे। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक।